प्रयत्न सुरू आहे। निवेदन वगैरे दिले का? निवेदन आम्ही त्यांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांच्याकडे आमचे दररोज जवळजवळ 50 मेल मुख्यमंत्र्यांना आमच्या इथनं जातात। दररोजचे 50 मेल सगळ्यांना आम्ही कर्मचाऱ्यांना दिलेले आहे की इतके मेल तुम्हाला करायचे आणि आम्हाला त्यांच्याकडनं उत्तर पण आलेले आहे मुख्यमंत्र्यांच्या ऑफिसमधनं की तुमचा मेल आम्ही पुढे फॉरवर्ड केलेला आहे, लवकरच त्यावर आम्ही काहीतरी तोडगा काढू। याच्या अगोदर कोरोनाच्या काळामध्ये काही जणांचा मृत्यू झालेला आहे, त्यावेळेस आपण याच्यामध्ये लेखी दिलेली मृत्यू झालेल्या लोकांनाही सरकारने मदत केलेली नाही, तर त्यावेळेस काही तुम्ही निवेदन दिलं होतं का? निवेदन आम्ही नागपूरला सुद्धा साखळी उपोषण केलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्याच काळात कोरोना काळात। माझ्या स्वतःवर मी गव्हर्नमेंट जॉब करते, माझ्या स्वतःवर गुन्हासुद्धा दाखल झालेला आहे, आमच्या 3 कोर्टातल्या केसेस सुरू आहे, त्या आम्ही नियमाचं पालन करूनच केलेलं होतं, पण तरीसुद्धा आमच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहे। तर हो तरीसुद्धा झालेले आहे। मग यापुढची तुमची दिशा कशी राहणार आहे? तुम्ही एवढे निवेदन देऊन सुद्धा तुमच्या मागण्या मान्य होत नाही आहेत, ज्यांचं कोविडमध्ये मृत्यू झाला त्यांनासुद्धा पैसे वगैरे काही देण्यात येत नाही आहे मानधन, मग तुम्ही काय करणार? पुढे दिशा कशी राहणार तुमची? आमची यानंतरची दिशा की आमचे जे राज्याध्यक्ष आहेत माननीय शिवानंद सारकर सर ते पण येणार आहे 4 तारखेला, परंतु त्यांची आता इलेक्शन ड्युटी आहे, ते टीचर आहेत त्यामुळे ते येऊ शकले नाही, पण आमची नंतरची दिशा अतिशय तीव्र राहणार। म्हणजे आमची चर्चा झालेली आहे राज्य पदाधिकाऱ्यांची की यानंतर जर साध्या निवेदनाने आणि याने जर मान्य झालं नाही तर आम्ही जेल भरोसुद्धा करायला तयार आहोत। आम्ही मुंबईला येऊन रेल रोकोसुद्धा आंदोलन करणार आहोत। 33 जमाती संपूर्ण महाराष्ट्रातले हजारो लोक आम्ही मुंबईला रेल रोको आंदोलन करणार आहोत। इन्व्हॅलिड जे झाले एसटी कर्मचारी 42 जमाती होत्या आधी सुरुवातीला, त्यांना 33 जमाती या त्यांची कास्ट इन्व्हॅलिड करतात आणि आम्हाला असं म्हणायचं आहे आम्हाला तर म्हणायचं ते जाणून बुजून केलेलं कट्ट कारस्थान आहे हे। असं कसं इन्व्हॅलिड होतं? तुम्ही दिलेले डॉक्युमेंट्स आहे, तुम्ही दिलेलं सर्टिफिकेट आहे, ऑफिसर दिलेला है सर बोलती त्यावर। पर्टिकुलर समाज की और वो समाज केवल एसटी ब्रैकेट में आता है, शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें जो भी वर्ग है, कोली वर्ग है, हलबा वर्ग है, मन्नेरवार्लू वर्ग है, ठाकुर वर्ग है, ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं। तो ये एक स्लॉटर हाउस चला रहे हैं, ऐसा हम आपको बता रहे हैं। तो ये स्लॉटर हाउस बंद होना चाहिए, इनको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनसे भी बड़े अधिकारी ने हमको वो जात प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट दिया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट का कोई जज रिजेक्ट कर सकता है क्या? आप ही मुझे बताइए, आप तो बहुत पढ़े लिखे ज्ञानी लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्टेट का जो भी अपना जुडिशरी है, क्या वो रिजेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमें यही आपसे नम्र निवेदन है कि स्लॉटर हाउस का स्क्रूटिनी कमेटी चला रही है पर्टिकुलर समाज के भीतर, और वो समाज है एसटी का। में जब भी आया है, क्या आप उसके पहले के लोगों का वेरिफिकेशन करोगे? रेट्रोस्पेक्टिव कोई जजमेंट होना चाहिए या प्रोस्पेक्टिव कोई जजमेंट होना चाहिए? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ भी बोला नहीं है, फिर भी ये जांच पड़ताल स्क्रूटिनी कमेटी 2000 नहीं, आप जब से लगे हम तब से वेरीफाई करेंगे। तो भाई मेरे, सरकार क्या सोई थी? जब हमारा प्रोबेशन पीरियड चल रहा था तभी निकाल देते तो अच्छा था। मैं शायद रिलायंस का सीएम, डीएम, पीएम रहता, हमारे बुजुर्ग वर्ग और कोई सीईओ टाटा अंबानी के यहाँ काम करते रहते। 25 साल गुजरने के बाद, बाल सफ़ेद हो जाने के बाद, घर का लोन अनपेड हो जाने के बाद, बेटी की शादी न हो जाने के बाद, अभी आप बोल रहे हैं कि जात वैलिडिटी ले आओ। आपने लाया क्योंकि स्लॉटर हाउस बैठा है, इनवैलिड हो गया, आप तो अवैध हो गए, आप अधिसंख्य मेन पद से आप बाहर आ जाओ, बाहर भी लाके खड़ा कर दिया, नो पेंशन। तो भैया ये तालिबानी संस्कार चल रही है। हम ये चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि जितने भी यहाँ पदाधिकारी और स्टेट कर्मचारी है, वो कोई भी तालिबानी ना बने। बनना चाहिए क्या? तालिबानी बनना चाहिए अपने ही मुल्क में? नहीं बनना चाहिए। तो सरकार ने इस पे बहुत सीरियसली ख्याल देना चाहिए। आप सोचो कि एक वृद्ध वर्ग जिसको 21 महीने से उसके घर में 100 रुपया भी नहीं आया, उसकी छोटी बच्ची, उसकी छोटी नाती पोती, सोचो कि कैसा फेस कर रहा होगा। मैं तो बताऊं कि ये 2000 लोगों की सारेआम कत्ल है, कत्ल कर दिया आपने 2 महीने से। एक पुलवामा होता है, 50 लोग मरते हैं, हम लोग देखते हैं कि नहीं? पुलवामा में 50 लोगों को उड़ा दिया, हमने देखा, आपने देखा। कार्यरत आहे
आणि या संघटनेच्या माध्यमातून आज स्पेशली आम्ही सेवानिवृत्त लोकांचा विषय घेऊन इथे आज आलेलो आहोत. सेवानिवृत्त झालेले जे लोक आहेत या वयामध्ये, ज्यांना अजूनपर्यंत पेन्शन मिळालेली नाही आहे, ग्रॅज्युएटी मिळालेली नाही आहे, जे काही फायदे आहेत ते मिळालेले नाही आहे, आणि या कारणासाठी आज आम्ही आझाद मैदान इथे उपोषणाला म्हणून ते बसणार होते आणि आम्ही सगळे सपोर्ट करायला आलेलो. परंतु काल जसं आम्ही निघालो, आम्ही नागपूरवरून आलो 30 लोकांची समूह या भेट द्यायला, पण आम्हाला काल कळलं की त्यांनी आमरण उपोषण जे कोविडचे कारणामुळे रद्द केलेलं, आम्हाला परवानगी दिलेली नाही आहे, पण साखळी उपोषण तुम्ही 4-4 जण मिळून करू शकता दररोज. या उद्देशाने आज 4 लोक आमच्या सेवानिवृत्त साखळी उपोषणाला बसलेले आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात जे रायगडपासून तर नागपूर, भंडारा, गोंदिया, विदर्भातनं सगळे लोक त्याला इथे करायला आलेले, प्रमोट करायला आलेले. आमची ही संघटना फक्त एकच विषय घेऊन आहे आणि आमच्या या संघटनेमध्ये जवळजवळ 33 जमातीची, ही कुठल्या एका जमातीची संघटना नाही आहे, ही आहे 33 जमातीची संघटना, ज्यांचे कास्ट इनव्हॅलिड झाल्यामुळे गव्हर्नमेंटने अधिसंख्य पदावर टाकलेलं आहे. 30 वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अधिसंख्य पदावर टाकलं, त्यांना कुठलेही फायदे न देता त्यांना आज वाऱ्यावर सोडलेलं आहे. आजचा जो मुख्य उद्देश होता की तुम्ही सांगू शकता की एक तर सेवानिवृत्ती वय म्हणजे 18 वर्ष झाल्यानंतर व्यक्ती आपल्या मुलांबाळांचं राहतो, नंतर काहींचे मुलं आपापले बाहेर असतात, त्या वयात असं असतं की सगळ्या आजाराने त्रासलेलं असतं आणि एक थोडीशी पेन्शन, त्या पेन्शनच्या भरोशावर व्यक्ती एक स्वाभिमानाने जगायचा विचार करत असतो. तो जर पेन्शनच त्यांना मिळाली नाही तर तो स्वाभिमान कुठे राहील, त्यांनी कुठे जायचं, या वयात, या उतार वयामध्ये त्यांनी कुठे जायचं. हा अतिशय मोठा प्रश्न, पहिला प्रश्न आहे जो आम्ही सरकारला अनेक निवेदनं दिली आम्ही, परंतु त्या निवेदनाची दखल अजूनपर्यंत घेतलेली नाही आणि म्हणून आम्हाला आज त्यांना पहिला असा वेळ मला आठवत नाही आतापर्यंत की सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आमरण उपोषण केलं हे आजपर्यंत कुठल्या संघटनेच्या माध्यमातून ऐकलेलं नाही आहे, पण ती वेळ सरकारने आणलेली आहे. आतापर्यंत आम्हाला असं वाटलं की निवेदनं दिलं तर काहीतरी तोडगा निघेल, बोलवतील, मार्ग काढतील, परंतु कुठल्या ना कुठल्या कारणाने आम्हाला ते टाळत गेलेले आहे आणि त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी हे घेतलं की नाहीतरी मरायचंच आहे, नाहीतरी घरी राहून अनेक आजारग्रस्त आहेत, औषधीला पैसे नाही आहे, मुलांसमोर हात पसरावा लागतात आहे, काही मुलांचा सुद्धा प्रश्न आहे, नोकरीवर नाही आहे, नाहीतरी घरी मरणारच आहोत, इथे उपोषण करून मरू, पण उपोषण करणार या आंदोलना पवित्रा घेऊन संपूर्ण महाराष्ट्रातनं इथे सेवानिवृत्त कर्मचारी आलेले आहेत. आम्ही तर पूर्णपणे आमरण उपोषण करण्याच्याच उद्देशाने आलेलो होतो, परंतु सरकारचे नियम पण आपल्याला पाळणं गरजेचं आहे. कोविड अजूनपर्यंत गेलेला नाही आहे, कोरोना गेलेला नाही आहे आणि त्यामुळे आपण त्यांनी दिलेली भेट मागितलेली आहे, पण आम्हाला ती जशी मिळेल त्या पद्धतीने आम्ही भेट घेणार आहोत. उपमुख्यमंत्र्यांची पण आम्ही भेट, छगन भुजबळ साहेबांची जे कमिटीवर बसलेली आहे ती कमिटी नेमलेली आहे यावर त्यांची पण आम्ही बरेचदा भेट घेतलेली आहे. पण आमचा मुख्य मुद्दा आहे की मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला थोडासा तरी वेळ द्यावा, जो आम्ही त्यातले कायद्यातल्या ज्या तरतुदी आहे जे आजपर्यंत कुणी त्यांच्यापर्यंत बहुतेक गेलेले नाही आहे आणि त्या तरतुदी आम्ही त्यांच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. त्यामुळे आम्हाला मुख्यमंत्र्यांनी आवर्जून थोड्या वेळासाठी तरी आम्हाला वेळ द्यावा अशी माझी कळकळीची विनंती आहे. उपोषण करून देखील जर सरकार न्याय देत नसेल तर पुढे काय? उपोषण करून जर सरकार न्याय देणार नसेल तर आमचं तीव्र आंदोलन आहे, अगदी तीव्र आंदोलन आहे. हा इशारा आहे या माध्यमातून की मुंबई येथेच, आम्ही इकडे तिकडे नाही, मुंबई आमचं मुख्य कार्य करण्याचं हे होणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातले आमचे अप्रोचे कर्मचारी मुंबईला येतील. सगळ्यात पहिलं तीव्र आंदोलन म्हणजे रेल रोको करणार आहोत आम्ही. रेल रोको आंदोलन राहणार आहे, जेल भरो आंदोलन राहणार आहे आणि पुन्हा जर आमरण उपोषण त्यात असेल तर आमचे सगळे तयारच आहेत कर्मचारी. पण इजाजत नहीं दी, इसलिए हम उपोषण में बैठे हैं, साखड़ी उपोषण में, और नियमों का पालन करते हुए, कोविड नियमों का पालन करते हुए 4 लोग आजाद मैदान पे बैठने वाले हैं जब तक सरकार हमारी दखल नहीं लेती। और ये सिर्फ कोई एक जाति का प्रश्न नहीं है, जैसे अभी अभी आपको बताया गया कि 47 जातियाँ एसटी कैटेगरी में आती है, 47 में से सिर्फ 12 जातियों को कास्ट वैलिडिटी दिया जाता है और 33 जातियों को उसको निकाल दिया जाता है। मुझे बताइए 33 की 33 जातियाँ बोगस है?
आप बोलते हैं कि आपके रीति रिवाज इनसे मिलते नहीं हैं। जैसे कि अभी आपको थोड़ी बहुत वार्तालाप में मालूम हुआ कि आदिवासी लोग पहले कपड़े ना पहन के पत्ते पहनते थे। जैसे जैसे विकास होता, जैसे जैसे आधुनिकता की ओर हम बढ़ते, वैसे वैसे हम पुराने रीति रिवाज को कहीं ना कहीं रोकते जाते हैं, क्योंकि हमको हमारे बुद्धि का विकास करना होता, हमारे देश का विकास करना होता, हमारे राज्य का विकास करना होता। क्या हम वो पुरानी रूढ़िवादिता लेके चले? क्या सरकार या जो बैठे स्कूटी समिति के लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी रीति रिवाज तो उनसे मिलते जुलते नहीं है, इसलिए इस कास्ट सर्टिफिकेट को अनवैलिड किया जाता है। जो सक्षम अधिकारी हमको कास्ट सर्टिफिकेट देता है, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स तपासने के बाद देता है, उसको अनवैलिड किया जाता है। आज हमारे 30-35 साल लोगों को हो रहे हैं, किसी को 4 साल बचे हैं, किसी को 5 साल रिटायरमेंट के बचे हैं, उसके बाद में कहा जाता है आपको पेंशन नहीं। और ये हुआ है इसलिए हमारे जो 58 साल बीत चुके लोग हैं, आज 2 साल से उनको पेंशन नहीं। 58 59 60 साल हो गए मैडम सर आपको। 60 साल में आज वो कुपोषण में बैठे। आप बाहर की गर्मी को देखिए। 50 साल के बाद में कई बीमारियां लगने लगती है, क्योंकि धावपड़ की ज़िंदगी रहती है, बीपी शुगर एंड तैम सब रहते हैं, उसके बावजूद भी वो कुपोषण पे बैठे हैं। अगर उनकी जान को कुछ होता है तो उसका जवाबदार कौन होगा? आप मानसिक रूप से उनकी कत्ल किए जा रहे हैं, शारीरिक रूप से तो वो आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब से ये सब चला है, सरकार ने जब से ये चालू किया, तब से सबके दिमागों में जो उथल पुथल मची है, सब मानसिक रूप से आज विकृति निर्माण होती जा रही है धीरे 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 धीरे। और अगर ये उनके जीवन पे पड़ता है तो सिर्फ उनके जीवन पे नहीं पड़ता, पूरे परिवार पर पड़ता है। एक अकेला मैं वहाँ पर नहीं मौजूद हूँ, मेरा पूरा परिवार मौजूद है। ऐसे अगर 12,500 लोग हैं तो उनके परिवार के एक एक जन के 5-5 लोग भी पकड़ ले तो कितने? फिर शादी हो जाती बच्चों की, उसके बहू बेटे नाती पोते को पकड़ ले तो कितने? 1 लाख के ऊपर जाएंगे सब लोग। और सभी लोगों को ये घातक बीमारी ग्रसित हो रही, क्योंकि घर में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसका असर पूरे परिवार पे पड़ता है। इसलिए मेरी सरकार से विनंती है कि आपने इसके पहले 1995 का जीआर निकाला, जिसके बारे में आपको ये सब संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। उसमें हमको संरक्षण दिया गया, उसके बाद में संरक्षण निकाला गया, अधिसंख्यक पद पर डाला गया। अधिसंख्यक पद पर डालने के बाद में कहा गया कि अब आपको पेंशन नहीं मिलेगी। जो सेवा में है उनको अभी तक वेतन वृद्धि नहीं मिल रही है, उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनको डीए नहीं लागू हो रहा है, और जो रिटायर्ड हो गए उनको पेंशन नहीं, ग्रेजुएटी नहीं, कुछ नहीं। इस उम्र में व्यक्ति क्या करेगा? एक तरफ सरकार बोलती है, सर्वोच्च न्यायालय बोलता है कि जो रिटायर्ड हो गए, जिनको फौजदारी कानून भी लगा, उनको भी आप पेंशन दीजिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। और हम लोग भी जो नौकरी पे लगे हैं, बाकायदा मुलाकात हमारी हुई गई, बाकायदा हमारा एजुकेशन देखा गया, उसके बाद में हम 30 से 35 साल तक गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं, हमने सेवाएं अर्पित की। उसके बदले में हम उससे क्या मांग रहे हैं? पेंशन मांग रहे हैं, हमारा लाभ मांग रहे हैं। यही मेरी विनंती आहे सरकार से। नमस्कार, मी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन या संघटनेची राज्य महिला पदाधिकारी आहे आणि आज मुंबई येथे पत्रकार परिषद घेण्यामागचा हा उद्देश आहे की आज आम्ही आझाद मैदानावर 2 ऑक्टोबरपासून सेवानिवृत्त कर्मचारी उपोषणाला बसलेले आहे। सुरुवातीला आम्ही उपोषण हे आमरण उपोषण म्हणून परवानगी मागितलेली होती, परंतु कोविडचे काही कारण सांगून त्यांनी आम्हाला ही परवानगी नाकारली कालच। आणि साखळी उपोषण तुम्ही घेऊ शकता, त्यासाठी परमिशन दिलेली आहे। फक्त 4 व्यक्ती पेंडॉलमध्ये, पेंडॉल पण नाही, तिथे बसतील आणि साखळी उपोषण तुमचं सुरू राहील असं त्यांनी आम्हाला परमिशन दिलेली। आणि त्यानुसार आमचे दररोज 4 सेवानिवृत्त कर्मचारी याला उपोषणाला, साखळी उपोषणाला बसलेले आहेत। काय कारण आहे? हाच मुद्दा आहे की सेवानिवृत्त होऊन जवळजवळ 2 वर्ष झालेली आहेत, परंतु त्यांना त्यांचं पेन्शन अजूनपर्यंत मिळालेली नाही, त्यांची ग्रॅज्युएटी मिळालेली नाही। जे सेवानिवृत्तीनंतर जे लाभ मिळतात त्या भरोशावरच आपण जीवन जगत असतो, कारण प्रत्येकाला एक वाटत असतं की आता मी सेवानिवृत्त झालो तर माझ्याजवळ एक मोठी रक्कम येईल आणि त्या रकमेतून तू आपले सगळे स्वप्न बांधत असतो, परंतु ती संपूर्ण रक्कम, त्यातला एक पैसाही सेवानिवृत्तांना अजूनपर्यंत मिळालेला नाही आहे। आपण हा विचार करा, एकूण 58-60 वर्ष झाल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीला आपलं एक स्वाभिमान असतो। आपल्याजवळ पैसा असला की आपण एक स्वाभिमानाने जगू शकतो, कुणाकडे हात मागायची गरज पडायला नको अशी प्रत्येकाची इच्छा असते। पण आज त्यांना जर त्यांच्या रिटायरमेंटचा एक पैसासुद्धा मिळालेला नाही आणि 2 वर्ष, आपण 1 महिन्याचा पगार झाला नाही तर माणसाला कसं तरी वाटायला लागतं, 2 वर्ष झाले त्यांना त्यांच्या सेवानिवृत्त एकही पैसा मिळालेला नाही आहे। त्यांची दशा काय झालेली असेल या वयात, आणि म्हणून आम्ही आज त्यांना
आधी सुरुवातीला आम्ही खूप निवेदनं वगैरे दिली. आम्हाला वाटलं सरकार याच्यावर काहीतरी मार्ग काढेल, लगेचच सेवानिवृत्तांना उपोषणाला बसायची गरज पडणार नाही असं आम्हाला आधी वाटलेलं होतं, परंतु तसं नाही झालं. सरकारने काही दखल घेतली नाही आणि म्हणून आम्हाला शेवटचा हा निर्णय घ्यावा लागला. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातनं, फक्त मुंबईतनं नव्हे तर भंडारा, विदर्भातले सगळे जिल्हे, रायगड इथनं सगळे सेवानिवृत्त कर्मचारी आलेले आहेत, इथे पोचलेले आहेत आणि ते 4-4च्या संख्येने दररोज आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले आहेत. कास्ट सर्टिफिकेट ये जो मसला है, ये मसला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रिस्पेक्टिव जोन वाले अधिकारी देते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पूरे डॉक्यूमेंट्स की छान पड़ताड़नी या फिर वेरिफिकेशन लेके पूरा कागज़ चेक करके वेरीफाई करके उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उस सज्जन को जो सज्जन अप्लाई करता है, और ये हर ज़िले में होता है। अब एक जिलाधिकारी एक इंसान को कास्ट सर्टिफिकेट इशू करता है, जिलाधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं, एक जिलाधिकारी कास्ट सर्टिफिकेट इशू करता है और बिना गैर जिलाधिकारी जो स्क्रूटिनी कमेटी सरकार ने बैठाई है, वहाँ पे कोई जिलाधिकारी नहीं है, वो उस कास्ट सर्टिफिकेट को इनवैलिड करता है। मैं सभी से पूछना चाहता हूँ कि यही प्रक्रिया है या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? सब लोग बताइए। यही प्रक्रिया है, तुम्हारे साथ हमारे साथ यही हुआ है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो कि अपन IAS और उस लेवल का अधिकारी समझते हैं, वो इशू करता है और उसको इनवैलिड कौन कर रहा है? एक आबू बाबू क्लर्क या हायर क्लर्क या एक छोटा अधिकारी या एक प्रमोटी अधिकारी, वो उसको रिजेक्ट करता है। ये रिजेक्ट करने की प्रक्रिया में क्या होता है? एक पुलिस पथक भी अपॉइंट किया जाता है, बराबर है। पुलिस मतलब पुलिस पथक कब अपॉइंट किया जाता है? जब तुम्हारे ऊपर 420 का किसी ने FIR नोंद की हो तो पुलिस कब पिक्चर में आएगा। मैंने किसी का मर्डर किया तो पुलिस पिक्चर में आएगा, मैंने किसी के घर की चोरी की तो पुलिस पिक्चर में आएगा। यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं किया तो भी पुलिस पिक्चर में आ गया। और वो पुलिस जात पड़ताळणी समिति को दक्षता पथक का अहवाल देता है कि क्या लिखता है मराठी में? 2 लाइन, यांच्या चालीरीती जुळत नाही, यही 2 लाइन है। यांच्या चालीरीती जुळत नाही म्हणून यांचं कास्ट सर्टिफिकेट अवैध ठरवण्यात येते, ये रियलिटी है। अब साथियों, आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और कुछ यंग लोग हैं, मैं भारत देश को बनाने के लिए आपसे अपील करना चाहता हूँ कि भारत देश कैसा बने लोकतंत्र में। हम सब आज़ाद हिंद के नागरिक हैं, ठीक है ना। तो जात पड़तालनी समिति ये जो है, ये पूरा का पूरा स्लॉटर हाउस का काम कर रही है। जाति भेद नहीं किया जा रहा है, पर्टिकुलर समाज को ख़त्म करने की रणनीति अपनाई जा चुकी है। 2012 से ये कार्यरत है, मेरे पास उसका एक पुश्तैनी उदाहरण है, मेरे पास एक सबूत है जो मैं आपको देने वाला हूँ। आप कैसे उस पेपर को उजागर करते वो देखिए। तो वहाँ पे वो स्लॉटर हाउस बनाया गया है। उस लेटर में, प्रधान सचिव के उस लेटर में ये कहा गया है, जात पड़तालनी स्क्रूटिनी कमेटी जो पूरे महाराष्ट्र में 7 जगह पे है, उनको प्रधान सचिव ने ये कार्यालयीन आदेश दिया है कि हर दिन आपको 3 जात वैधता प्रमाण पत्र अवैध करना है। ये लेटर है, करना है, निश्चित है, करना ही है, यही रिपोर्ट है। तो क्यों ना ये समझ लिया जाए कि आज जो तुम्हारे इर्द गिर्द लोग खड़े हैं वे उन्हीं में से लोग हैं। क्यों ना ये समझ लिया जाए। अपने देश पे अंग्रेजों ने राज किया, क्यों किया? क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं थे, हम देव पुष्करी श्रृंखला में ज़्यादातर झुकाया करते थे और हमारी संस्कृति देव धर्म में थी। अंग्रेज आए, शस्त्र लेके आए, हम पे राज किया और राज करने के बाद में फिर अंग्रेजों का कपड़ा हमने पहना, जो आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ये कपड़ा भी हमारी देन नहीं है। मैं गहराई से बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने बहुत सारी बातें स्वीकारी है। तो अभी कोई अगर आदिवासी व्यक्ति अगर किसी का अच्छा नेचर अगर उसको अच्छा लगता है, स्वीकार लेता है, तो क्या उसकी मूलभूत अधिकार से आप उसको वंचित कर दोगे? आप ये बोलोगे कि चालीरीति जुड़ नहीं रही है इसलिए नहीं दे सकते? आज कहाँ कहाँ शादियाँ नहीं होती, कहाँ कहाँ कुछ कुछ ऐसे उदाहरण नहीं होते जो कभी हमने देखे भी नहीं, लेकिन आज हमको स्वीकारना पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदुस्तान एक आदिवासी का संकुलन रहा है, आदिवासी का देश रहा है, और आदिवासी के देश में बाबा साहब के कहने के मुताबिक हमको वो अधिकार प्राप्त हुआ है
कि समाज में हम भी अपना आवाज़ करें, हम भी अपने मेन लाइन की दुनिया में आए, और इसलिए उसने आरक्षण का एक ब्रैकेट बनाया जिसमें हमारे क्लास के लोगों को डाल दिया, और उस क्लास के लोगों ने आज तुम्हारे हमारे सामने हम कपड़ा पहन के खड़े हैं, तो कुछ जातिवादी लोग नहीं देखना चाहते हैं हमारी तरक्की, इसलिए ये स्लॉटर हाउस निर्माण किया गया है। केंद्र से निर्माण नहीं हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट से निर्माण हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर केंद्र वाले क्यों नहीं इसमें इंटरफेयर कर रहे? अगर ये मसला केवल महाराष्ट्र में क्यों है, ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में आदिवासी लोग थे कि नहीं थे? एमपी में थे कि नहीं थे? राजस्थान में थे कि नहीं थे? तो फिर वहाँ तो ऐसा कोई प्रकार नहीं है। तो ये केवल और केवल पीड़ा है। ये सरांनी सांगितले सगळे आज 11,500 कर्मचारी कास्ट सर्टिफिकेट घेऊन सर्व्हिसमध्ये आहेत, इन सर्व्हिस आहेत, त्यातले काही रिटायर झालेले आहेत, आणि माझ्यासारखं असेल तर माझ्याकडे घरामध्ये 5 ते 6 दाखले आहेत, बरोबर. त्यातले आम्ही फक्त एकच सरकारी कर्मचारी आहे, सरकारी कर्मचारी, बाकी प्रायव्हेटला लागले आहेत, असे प्रत्येक घरात असणार आहेत. आज 11,500 लोकांचे त्यांनी दाखले आहेत ते अवैध ठरवले आहेत. त्यांना घरी बसवण्याचा जो प्लॅन आहे त्याच्यामध्ये आज त्यांना अधिसंख्य ठरवले सर. अधिसंख्य ठरवल्यानंतर आम्ही कोर्टात वगैरे गेलेलो आहेत, पण 11,500 इंटू जरी 4 केलं घरातले वगैरे तरी जवळजवळ 50,000च्या घरात हा आकडा जातो. आज 50,000चा तुम्ही कास्ट सर्टिफिकेट बघा, क्लास 1 ऑफिसरने दिले, SDO ऑफिसने दिलेले आहेत, तहसील ऑफिसने दिले, तहसीलदारांनी दिलेले आहेत. हे तुम्ही म्हणजे जे सक्षम अधिकारी आहेत त्यांनी दाखले दिले, पुरावे अभावी दिलेत का? वो इनकी जड़ समझ में ही नहीं आ रही है, वो वहाँ तक जा ही नहीं रहे हैं, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो केवल पुलावी ख्याल, ऊपर से किसी ने बोल दिया क्या लेटर है, वो देखते तक नहीं है। अपने यहाँ मंत्रालय में बोलो या और कोई मंत्री की मेंटालिटी क्या है? आप 4 पेज का लेटर दीजिए, कभी आपको ऐसा लगा कि उसने पूरा डिटेल पढ़ लिया? तो हमारी अंदर की बातें वो कैसे जानेंगे? वो लेते हैं, कूड़े कचरे में डालते हैं। पिछले 21 महीने से यही चल रहा है अफरों के साथ, और दुनिया का ये ऐसा संगठन मैं देख रहा हूँ, आप महाराष्ट्र में रिकॉर्ड होगा कि इतने सारे पेपरबाजी हुई है जो आज तक कभी कोई संगठन ने नहीं की होगी। ये रिकॉर्ड है, पूछिए। ये देने की प्रक्रिया 314 के अंतर्गत आपको पूछ रहा हूँ, इनवैलिड हो गया। अब हाँ, इनवैलिड हो जाने के बाद में क्या होता है मालूम है? इनवैलिड हो जाने के बाद में हमको सज़ा मिलती है कि भैया आप घर पे बैठ जाओ, या हमको सज़ा मिलती है कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे। अरे तो उस बेवकूफ़ को भी सज़ा दो ना जिसने हमें सर्टिफिकेट दिया, वो तो सरकार का आदमी है। उस बेवकूफ़ को कौन सज़ा देगा जिसने हमें सर्टिफिकेट दिया? दिस इज द क्वेश्चन। ये पॉइंट उठाइए आप, उस पे केस करो, उन सभी पे केस करो, तो पता चलेगा। अरे जिसने सर्टिफिकेट दिया उसको तो सजा होना ही चाहिए। चलिए पूछिए।